Dear students, Jai Hind. Fourth Defense Academy welcomes you all. Today we will discuss about India-China relation. भारत चीन संबंध एक ऐसा टॉपिक है जिस पर चाहे एसएसबी लेक्चरेट हो, ग्रुप डिस्कशन हो या एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन, हमेशा यह मोस्ट फेवर्ड टॉपिक्स में से एक रहा है। आज हम हर एक उस पॉइंट की बात करेंगे जो आप भारत चीन संबंध के बारे में जानना चाहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत चीन दोनों पड़ोसी एवं विश्व के दो बड़े विकासशील देश हैं। दोनों के बीच लंबी सीमा रेखा है। इन दोनों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ। चीन के लोगों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय को चुना। यही दो विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उस समय में यूरोप के लोग जंगली अवस्था में हुआ करते थे। हजारों वर्ष तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा। परंतु जब वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहां कब्जा कर लिया, तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए। अब हम कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्र तिब्बत के पक्ष में थे। नेहरू जी के इस विचार ने शुरुआती दौर में भारत और चीन के संबंधों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि भारत और तिब्बत के मध्य आध्यात्मिक संबंध चीन के लिए चिंता का विषय था। चीन यह कदापि नहीं चाहता था कि भारत तिब्बत का समर्थन करे। उसके पश्चात वर्ष 1954 में नेहरू जी और जोउ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आकर बस गए। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया। चीन ने भारत के मानचित्र में प्रदर्शित 1,04,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा प्रस्तुत किया और दोनों देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संशोधन की मांग की। वर्ष 1962 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के मध्य युद्ध शुरू हो गया एवं संबंध और अधिक खराब स्थिति में पहुंच गए। इसके पश्चात वर्ष 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का एक नया शुरुआत किया और फिर से भारत चीन संबंध सामान्य होने लगे। भारत चीन संबंध के विभिन्न क्षेत्र। सबसे पहला है राजनीतिक संबंध। भारत ने 1 अप्रैल 1950 को चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध इन संबंधों के लिए गहरा झटका था। दोनों देश अब अपने दीर्घकालिक हितों को लेकर के बहुत सजग हैं। वाणिज्यिक संबंध। भारत और चीन ने वर्ष 1984 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया। इसके पश्चात वर्ष 1994 में दोनों देशों ने दोहरे टैक्सेशन से बचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी देखी गई है। वर्ष 2000 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच $3 बिलियन का व्यापार था, जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर $84.5 बिलियन तक पहुंच गया। सांस्कृतिक संबंधों की अगर हम बात करें, भारत और चीन के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत कई शताब्दियों पहले हुई। पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने एक ऐतिहासिक रेशम मार्ग के माध्यम से चीन की यात्रा की। कई चीनी यात्री जैसे कि इत्सिंग, फाहयान, ह्वेनसांग आदि भी भारत की यात्रा पर आए। भारतीय फिल्में भी चीन में काफ़ी लोकप्रिय हैं। शैक्षणिक संबंधों की अगर हम बात करें, भारत और चीन ने वर्ष 2006 में एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ाने हेतु एक समझौता है। इस समझौते के तहत 25 छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति दोनों देश प्रदान करते हैं। दोनों पक्षों के बीच समझौते के फलस्वरूप आज चीन में लगभग 18,171 भारतीय छात्र अध्ययनरत हैं। अब हम बात करते हैं उन विषयों की जिन्हें आप जानना चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच में कहाँ चिंताएं हैं और चीन किन विषयों को लेकर हमेशा परेशान रहता है। चीन अपनी क्षेत्रीय सबसे पहला मुद्दा है तिब्बत और दलाई लामा। चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर सदैव काफ़ी संवेदनशील रहा है।
तिब्बत पर भारत का शुरुआती पक्ष और भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को शरण देना ऐतिहासिक रूप से चीन के लिए चिंता का विषय रहा है। वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और उस समय हम तिब्बत की स्वतंत्रता का पक्षधर थे। चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। दलाई लामा का तिब्बतियों पर गहरा प्रभाव है। तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास में भारत की भूमिका को लेकर चीन का रवैया हमेशा से आलोचनात्मक रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकाय और मानवाधिकार समूह ने भारत के इस कदम की प्रशंसा की है। सीमा विवाद। अगर हम भारत चीन सीमा की बात करें तो भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद है। दोनों ही देश दोनों क्षेत्रों पर अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग जो कि अक्साई चीन है, आज चीन के कब्जे में है। मई 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया तो उनका एक मुख्य उद्देश्य चीन के शीर्ष नेतृत्व को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्पष्टीकरण पर चर्चा करने के लिए भी आमंत्रित करना था। इसके बाद हम बात करते हैं डोकलाम विवाद की। डोकलाम का कुछ हिस्सा सिक्किम में भारतीय सीमा से सटा हुआ है। यहाँ चीन सड़क बनाना चाहता है। भारतीय सेना ने सड़क बनाए जाने का विरोध किया। भारत की चिंता यह है कि अगर यह सड़क बनी तो हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी चिकन नेक इलाके पर चीन की पहुंच बढ़ जाएगी। वहीं चीन इसे अपनी संप्रभुता की बात मानते हुए भारत के साथ फेस टू फेस करने पर अड़ गया था। चीन का कहना था कि भारत 1962 में हुई हार को याद रखे। चीन ने चेतावनी दी कि चीन अब और भी शक्तिशाली हो गया है। चीन की इस कड़ी प्रतिक्रिया को समझते हुए भारत ने भी कहा कि 1962 नहीं 2017 का भारत है। इस विवाद का असर यह हुआ कि चीन ने भारत से कैलाश पर्वत के लिए जाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों को मानसरोवर यात्रा पर जाने से रोक दिया। हालांकि बाद में अनुमति दे दी गई। नदी जल विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी भारत और चीन के बीच में विवाद है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी इलाके में कई बांधों का निर्माण किया गया है, जिससे हमारे देश के कुछ राज्यों के हिस्से का जल वहां पर रुकने की संभावनाएं जताई जाती हैं। हालांकि जल बंटवारे को लेकर भारत और चीन के बीच में कोई औपचारिक संधि नहीं है। दक्षिण चीन सागर मुद्दा। साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें, चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और नेचुरल गैस बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। चीन, ताइवान और वियतनाम स्प्राइटल द्वीप समूह पर अपनी दावेदारी जताते हैं। यह स्प्राइटल दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत वियतनाम के अनुरोध पर दक्षिण चीन सागर में तेल का अन्वेषण करता है और चीन हमेशा से भारत के इस कदम की आलोचना करता रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत को घेरने के लिहाज से चीन की एक साजिश है, जिसमें चीन द्वारा भारत के समुद्री पहुंच के आसपास के बंदरगाहों और नौसेना ठिकानों का निर्माण किया जाना शामिल है, जिसके द्वारा वह भारत को सब दूर से घेर सके। भारत को NSG का सदस्य बनने से रोकना। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने में भी चीन भारत की मंसूबों पर पानी फेर रहा है। नई दिल्ली ने जून 2016 में इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया था। तत्कालीन विदेश सचिव रहे S जयशंकर ने NSG के प्रमुख सदस्य देशों के समर्थन के लिए उस समय सियोल की यात्रा भी की थी। इस कार्य में मुख्य रोड़ा चीन ही रहा है। भारत के खिलाफ हमेशा चीन आतंकवाद का समर्थन करता रहा है। एशिया में चीन भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है और साथ ही OBOR प्रोजेक्ट में चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान में चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और वन बेल्ट वन रोड जैसे उसके मेगा प्रोजेक्ट एक स्तर पर आतंकी संगठनों की दया पर निर्भर करते हैं। ऐसे में चीन कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ आतंकवाद का पोषक बना हुआ है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने में चीन की रोड़ेबाजी इसी का एक मिसाल कही जा सकती है। हालांकि बाद में भारत को इस कदम में कामयाबी मिली और उसने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाया। भारत के उत्तर पूर्व में चीन पहले भी कई आतंकवादी संगठनों की मदद करता रहा है, जिसमें से उल्फा एक प्रमुख संगठन है। भारत की विदेश नीति और चीन। भारत ने चीन से निपटने के लिए दो तरफा नीति अपनाई है। इस नीति के तहत एक और भारत चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कूटनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तथा रूस भारत चीन त्रिपक्षीय जैसे मंचों से लगातार जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा भारत ने अपनी सैन्य और निवारक क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों को दूसरे पक्ष के रूप में कायम रखा है। व्यापार घाटा। भारत की सबसे बड़ी जो चिंता चाइना के साथ है वो व्यापार घाटा है। बीते 2 दशकों में भारत और चीन के बीच व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सन 2000 में यह व्यापार सिर्फ $3 बिलियन था। 2017 में यह लगभग $80 बिलियन और 2018 में $95 बिलियन हो गया। किंतु इसमें भारत का निर्यात बहुत कम और चीन से आयात बहुत ज़्यादा है और यह घाटा लगभग $60 बिलियन के बराबर है और यही मुख्य चिंता का विषय है। और इसी चिंता को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत भी की गई है। धारा 370 और चीन। कश्मीर को लेकर चीन का कहना है कि इस विषय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रिजोल्यूशन और द्विपक्षीय समझौते के आधार पर सुलझाना चाहिए। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। कुछ ही महीनों पूर्व जब जम्मू कश्मीर की विशेषाधिकार संबंधी धारा 370 को निरस्त किया गया, तब चीन का कहना था कि भारत ने चीन के संप्रभुता संबंधी चिंताओं का उल्लंघन किया है। इसके अतिरिक्त चीन ने कश्मीर और धारा 370 का विषय संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उठाया। भारत ने चीन के इस जवाब को देते हुए कहा कि चीन हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने से बचना चाहिए। हांगकांग संकट और भारत का रुख चीन की हांगकांग नीति के प्रति हमेशा उदासीन रहा है। भारत ने कभी भी हांगकांग के प्रदर्शनकारियों का समर्थन नहीं किया है, जबकि अन्य देश खुलकर हांगकांग के लोगों का समर्थन करते रहे हैं। चीन के साथ भारत पहले से उपस्थित मतभेदों को बढ़ाना नहीं चाहता है, किंतु चीन का रुख कश्मीर जैसे विभिन्न मुद्दों पर भारत विरोधी ही रहा है। वह हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहा है। एक और चीन कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है और स्वयं उइगर तथा हांगकांग के मामलों में अमानवीय रुख अख्तियार करता है। भारत को भी चीन के रुख के अनुसार ही अपनी नीति का निर्माण करना चाहिए। यदि चीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो भारत को भी हांगकांग का खुलकर समर्थन करना चाहिए। BRI परियोजना विवाद। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना चीन की सालों पुरानी सिल्क रोड से जुड़ा हुआ है। इसी कारण इसे न्यू सिल्क रोड और वन बेल्ट वन रोड ओबोर नाम से भी जाना जाता है। BRI परियोजना की शुरुआत चीन ने साल 2013 में की थी। इस परियोजना में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई बड़े देश शामिल है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़क और समुद्री रास्ते से जोड़ना है। भारत चीन की इस परियोजना का शुरू से ही विरोध करता रहा है। साल 2017 में हुए पहले BRI सम्मेलन में भी भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत के BRI परियोजना का विरोध के चलते चीन ने 2019 के BRI सम्मेलन में BCIM यानी बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार गलियारों को अपनी परियोजना से हटा दिया है। चीन अब दक्षिण एशिया में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे, नेपाल चीन गलियारे और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हम ओबोर वन बेल्ट वन रोड, जो कि BRI ही है। इसमें भारत किस तरह से अपनी नीति अपना रहा है। यह पहल चीन द्वारा प्रस्तावित महत्वाकांक्षी परियोजना है। चीन ओबोर पहल में CPEC चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को शामिल किया गया है। चूँकि CPEC गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो कि भारत का हिस्सा है, इसलिए OBOR में शामिल होने का मतलब है भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिकार को सहमति प्रदान कर दी गई है, जो कि भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके अलावा OBOR वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात का माध्यम है, जिसके जरिए वह अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग बंदरगाहों के विकास, औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जो कि दीर्घकाल में भारत के हित में नहीं होगा। भारत और चीन के बीच में आपसी सहयोग की अब हम चर्चा करते हैं। भारत और चीन दोनों ही देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स द्वारा औपचारिक रूप से कर्ज देने वाली संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। भारत एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का एक संस्थापक सदस्य है। गौरतलब है कि चीन भी इस बैंक का एक समर्थक देश है। भारत और चीन दोनों ही देश शंघाई सहयोग संगठन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक दूसरे के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। चीन ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता का स्वागत किया। दोनों ही देश विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र,
IMF जैसी संस्थाओं में सुधार और उसमें लोकतांत्रिक प्रणाली के समर्थक हैं। संयुक्त राष्ट्र के मामलों और उसके प्रशासनिक ढांचों में विकासशील देशों की भागीदारी में बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है। इस मामले में दोनों देशों का मानना है संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में और बेहतरी आएगी। WTO वार्ताओं के दौरान भारत और चीन ने कई मामलों पर एक जैसा रुख अपनाया है, जिसमें WTO की दोहा वार्ता भी शामिल है। भारत और चीन दोनों ही देश G20 के सदस्य हैं। पर्यावरण को लेकर अमेरिका और उसके मित्र देशों द्वारा भारत और चीन दोनों की आलोचना की जाती है। इसके बावजूद दोनों ही देशों ने पर्यावरणीय शिखर सम्मेलनों में अपनी नीतियों का बेहतर समन्वय किया है। आगे क्या? भारत की नीति एक हाथ दे और एक हाथ ले की होना चाहिए। साल 2017 में जब चीन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष बनना चाहता था तो उसे भारत के समर्थन की ज़रूरत थी। भारत ने समर्थन के लिए हामी तो भरी, लेकिन बदले में पाकिस्तान के ग्रे लिस्टिंग के लिए बीजिंग का समर्थन मांगा। यानी एक हाथ दे तो एक हाथ ले वाली बात। भारत को अगले समय में कुछ ऐसे ही मौक़ों की तलाश करना होगी। साथ ही भारत को चाइना के बाज़ारों पर निर्भरता कम करना होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी मुहिम का एक हिस्सा है। बच्चों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।